कोस्टल रोड की शुरुआत कहाँ से होती है? 2011 में जी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोचा कि सदर्न मुंबई और नॉर्दर्न मुंबई ज्वाइन करने के लिए कोस्टल रोड एक ही प्रोजेक्ट है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का सब पैरामीटर्स अवेलेबल है। जैसे रिक्लेमेशन है, ठीक है, ब्रिज है, हाँ, अंडर पासेस है, हाँ, टनल है, हाँ, लैंडस्केपिंग भी उसके बाद होने वाला है। जी। पहले वर्ली से मरीन ड्राइव पहुंचना चाहते थे, उनको लगभग 50 मिनट 1 घंटा तो लगता था। अभी वो लोग 10 या 12 मिनट में वो बांद्रा टोल नाका पहुंच जाते हैं मरीन ड्राइव से। तो कोस्टल रोड का इंटरचेंज का पिक्युलरिटी ये है कि इसमें कोई भी डायरेक्शन में आपको सिग्नल लेस एंट्री है, सिग्नल लेस एग्जिट है। तो ये हमने भारत में पहली बार यूज किया। अच्छा, इसके पहले हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतना बड़ा टनल नहीं हुआ कि टीबीएम से। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन टनल, साइकिल ट्रैक रहेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेगा, बटरफ्लाई गार्डन रहेगा, फुटबॉल खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, टेनिस कोर्ट रहेगा, बैडमिंटन कोर्ट रहेगा। हाई कोर्ट ने पूरा प्रोजेक्ट रोक लिया। तो सारा काम बंद हो गया उससे? सारा काम बंद हो गया और उसके बाद इमीडिएटली काम चालू होने के बाद कोविड आ गया। जिस दिन से शुरू हुआ, क्या बड़े बड़े माइलस्टोन्स थे? क्या आप लोगों ने किस किस फेजेस में कवर किया और इतनी जल्दी कैसे उसको डिलीवर कर दिया सर? नमस्कार जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता। आज का कमाल का पॉडकास्ट किस बारे में है? आप लोग मुंबई जाते होंगे, मुंबई रहते होंगे, कई बार मुंबई में ट्रैवल करते होंगे, सड़कों द्वारा ट्रैवल करते होंगे, बहुत कंजेशन होता है, बहुत डिफिकल्टी आती है, कई बार शाम को या सुबह निकलने का मन भी नहीं करता पीक आवर्स में। लेकिन मुंबई इसका सोल्यूशन खोज रहा है और खोजने की इस जर्नी में पहला सोल्यूशन जो हमारे पास है वो है मुंबई कोस्टल रोड। एक ऐसी रोड जो कमाल है, जिसपे अगर आप सिर्फ यातायात के लिए ना जाएं तो घूमने जाएं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है मुंबई कोस्टल रोड के चीफ इंजीनियर मिस्टर मंतैया एम स्वामी। पर इससे पहले कि हम पॉडकास्ट पर चले, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, बहुत ही सीरियस बात है। आप में से बहुत सारे लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं, कुछ कमियां भी निकालते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन वो बहुत सारे लोग शायद सब्सक्राइब के बटन को दबाना भूल जाते हैं। जो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको जल्दी से दबा दीजिए, जल्दी से, और दबा के चलिए इस जर्नी में, इस यात्रा में मुंबई कोस्टल रोड की। तो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं इस कमाल के प्रोजेक्ट को, इस कमाल के व्यक्ति को और इस कमाल के पॉडकास्ट को। आइए सर, जेके सुपर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, अपने ऑफिस में हमें वेलकम किया सर। थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए थैंक यू सर। मुंबई शहर को जो आपने दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, जो आपने कमाल का प्रोजेक्ट बना के दिया है। प्रोजेक्ट पे चलेंगे सर। यस। प्रोजेक्ट से पहले थोड़ा आपको जानते हैं। हाँ। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ आपने काम किया, यहाँ तक पहुँचने के पहले इस बारे में बातचीत करते हैं सर। मैंने 1991 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करार से बीई सिविल का डिग्री किया। ठीक। उसके बाद इमीडिएटली वो टाइम के जो एकदम मेगा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट, ओपन रेलवे जी, दैट वाज रोहा इन महाराष्ट्र टू बेंगलोर इन कर्नाटका जी, 760 किलोमीटर। वो प्रोजेक्ट में मैंने ज्वाइन किया एज अ जूनियर इंजीनियर। ठीक। उधर 3 साल काम किया। मेनली मैं उधर ब्रिज 3 ब्रिज कंप्लीट किया, चौथा चालू था तभी। 1994 में इधर सिलेक्शन हो गया कॉर्पोरेशन में एज ए सब इंजीनियर। फिर वो छोड़ के इधर ज्वाइन किया मैंने जी। शुरू में 3 साल 1994 टू 1997 एक बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट था, उसमें 3 साल काम किया। ठीक है। उसके बाद 97 टू 2002 वाटर सप्लाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जो घाटकोपर में ऑफिस है कामा गली में, उधर 5 साल था। तो उसके बाद 2002 से 2011 लगभग 9 साल रोड डिपार्टमेंट में था। मैंने मोस्टली 3-4 सीसी कंक्रीट रोड के प्रोजेक्ट कंप्लीट किया वो टेन्योर में। ठीक है। उसके बाद 2011 से 2016 तक मैं एसआरए में था, स्टेट गवर्नमेंट में डेपुटेशन में, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, जो बांद्रा ईस्ट में ऑफिस है। बड़ा चैलेंज था सर वो भी। हाँ, वो भी चैलेंजिंग ये है। तो उधर के बाद वापस कॉर्पोरेशन में आया। कॉर्पोरेशन में आने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रमोशन हो गया। तभी प्रमोशन होने के बाद मैं 1.5 साल कॉर्पोरेशन का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिधर से पूरा मुंबई को पानी सप्लाई किया जाता है। अच्छा। पूरा पानी ट्रीट करके सप्लाई किया जाता है। वो प्लांट भांडुप में, खिंडीपाड़ा एरिया में, उधर मैं 1.5 साल था। उधर से फिर 2017 में कोस्टल रोड में आया एज ए एग्जीक्यूटिव। फिर इधर ही डिप्टी चीफ इंजीनियर का प्रमोशन हो गया 2021 में। फिर 2022 में चीफ इंजीनियर का चार्ज मिला। तो तभी से मैं 2017 से इधर ही, अभी लगभग 7 साल हो गए। सर, इतना वैरायटी का आपने काम किया, अलग अलग तरह का काम किया, इतने
कमाल कमाल के प्रोजेक्ट्स किए, आपका कोई सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के सबसे करीब है? तो यही कोस्टल रोड ही है। कोस्टल रोड है, Yes. ये आपके लिए सबसे करीबी प्रोजेक्ट है सर। तो कोस्टल रोड के बारे में ही बात शुरू करते हैं सर। Yes, sir. सर, कोस्टल रोड की शुरुआत कहाँ से होती है? इस प्रोजेक्ट का इंसेप्शन कहाँ से होता है? कौन सोचता है इसके बारे में? कहाँ से प्रोजेक्ट चालू होता है सर? कोस्टल रोड का शुरुआत ऐसा हुआ है 2011 में। जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोचा कि ये वेस्टर्न कोस्ट में भी एक लिंक चाहिए, जी ऐसा इस सदर्न मुंबई और नॉर्दर्न मुंबई ज्वाइन करने के लिए। जी, तो वो लिंक सजेस्ट करने के लिए स्टडी करके सजेस्ट करके उन्होंने कमेटी स्थापन किया। ठीक है तो उसको बोलते थे जॉइंट टेक्निकल कमेटी। जी। जून 2011 में वो कमेटी स्थापित हुई। हमारे जो एक्स कमिश्नर थे मिस्टर सुबोध कुमार, वो कमेटी के चेयरमैन थे। उसमें IIT के प्रोफेसर थे, NIO के साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट्स थे, अर्बन प्लानर्स थे, और ऐसा वो कमेटी थी। उन्होंने स्टडी करके दिसंबर 2011 में रिपोर्ट दिया। उन्होंने तभी वो टाइम 2011 के टाइम पे उन्होंने एक ऑप्शन ऐसा दिया कि मुंबई का मरीन ड्राइव टू कांदिवली, मरीन ड्राइव से कांदिवली तक 35.6 किलोमीटर का कोस्टल रोड बांधने का उन्होंने सजेस्ट किया, और वो रिक्लेमेशन के ऊपर बांधने का उन्होंने सजेस्ट किया। क्योंकि रिक्लेमेशन के ऊपर बनाने से एक तो रोड भी बन जाते हैं, उसके साथ साथ में मुंबई सिटी को जो सबसे अभी स्पेस का कमती है, ओपन स्पेस जो बोलते हैं, जो प्लानिंग नॉर्म है उससे बहुत हम लोग पीछे हैं। सर, एक बार कम है। आम जनता को रिक्लेमेशन का मतलब समझा दीजिए। हाँ, क्या होता है? रिक्लेमेशन इन एक साइंटिफिकली सी में ये करना, भरनी करना। अच्छा, बना। हाँ, ठीक ठीक साइंटिफिक वे, ठीक है। साइंटिफिक वे, जी, दैट इज कॉल्ड रिक्लेमेशन। ठीक है सर। तो रिक्लेमेशन करके अगर आप ये रोड बनाते हैं तो एक रोड भी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उसके साथ साथ में मुंबई को जो जरूरत है वो एक बड़ा ओपन स्पेस भी मिलता है। ठीक है। वो एक उनका पीछे का धोरणा थी। हाँ उसके हिसाब से फिर वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। जी, उसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेशन को ये प्रोजेक्ट आगे लेने के लिए बोला। ठीक है। उसके हिसाब से कॉर्पोरेशन ने 2011 में जो DPR कंसल्टेंट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कंसल्टेंट को अपॉइंट किया। अच्छा, कंसल्टेंट ने 2 साल स्टडी करके 2016 में फाइनल रिपोर्ट दे दिया। उससे बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट ये प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जी, वो एक था कोस्टल रोड साउथ और दूसरा था कोस्टल रोड नॉर्थ। ठीक। कोस्टल रोड साउथ इज फ्रॉम मरीन ड्राइव टू वरली एंड ऑफ द सी लिंक, जो कि अब तैयार है। हाँ, जो बीच में सी लिंक तो है, डिवाइडिंग लाइन। जी। तो और नॉर्थ जो था सी लिंक टू कांदिवली। जी। तो हमने खाली कॉर्पोरेशन को उन्होंने एक साउथ कोस्टल रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश दिया। ठीक। उसके हिसाब से फिर हमने 2016 से इसको फिर अलग अलग जो प्रमाण पत्र लगते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जी, वो लेने की प्रक्रिया चालू कर दी। जी। फिर वो पूरा प्रक्रिया 2018 तक चलती रही। 2018 तक उन्होंने लगभग 20-21 NOC हमने हासिल किया। ठीक है। पूरा अलग अलग अथॉरिटी का। कोस्टल रोड बनाने का जो ख्याल आया, हाँ, इसके पहले समस्या क्या थी और कितनी बड़ी थी? अगर आप 2 मिनट इसके बारे में बताएं सर। इससे समस्या ये थी कि वेस्टर्न लाइन में कोई भी पेडर रोड अगर साउथ मुंबई नॉर्थ मुंबई को ज्वाइन करना है तो पेडर रोड एक ही पर्याय था जी, उसके सिवा कोई दूसरा पर्याय नहीं था। पेडर रोड, देन लाला लाजपत राय रोड, एन बेजेंट रोड, जी, देन खान अब्दुल गफ्फार खान, देन सीलिंग, ठीक। यही पर्याय था, उसके सिवा कोई दूसरा पर्याय नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। और इसका कंजेशन बढ़ता ही जा रहा था सर। हाँ, कंजेशन बढ़ता जा रहा था। आपका एवरेज स्पीड जो है हाँ, तो 20 तक का आ गया था। अच्छा, ये एनालिसिस हुआ, एवरेज स्पीड 20 तक आ चुका था। और आपको मरीन ड्राइव से बांद्रा पहुंचने के लिए, सीलिंग पहुंचने के लिए लगभग 50 मिनट to 1 घंटा लगता था। मरीन ड्राइव से सीलिंग पहुंच, बिल्कुल ठीक बात सर। लगभग किलोमीटर वाइज 10 किलोमीटर का अंतर है, हाँ। इतना टाइम जाता था। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो इंटरनल रोड्स है, पेडर रोड, लाला लाजपत राय रोड वगैरह डीकंजेस्ट करने के लिए ये कोस्टल रोड का पर्याय उन्होंने सोचा। ठीक बात सर। 2018 में आपने बताया DPR के साथ बात आगे बढ़ चुकी है, अब क्या हो रहा है सर? हाँ, 2018 तक हमने अलग अलग सब पूरा CRZ NOC, अलग अलग जो भी अथॉरिटीज है जो NOC प्रोजेक्ट के लगते हैं, सब प्रोजेक्ट के लिए वो सब हमने ले लिया। लेने के बाद 2018 में हमने टेंडर इन्वाइट किया। ठीक है सर। टेंडर इन्वाइट किया, कॉन्ट्रैक्टर को शॉर्टलिस्ट किया, टेंडर इन्वाइट किया। टेंडर इन्वाइट करके 2018 के अक्टूबर में टेंडर सब फाइनल प्रोसेस अप्रूवल हो गया। किस को मिला सर टेंडर? ये जो कोस्टल रोड है, साउथ कोस्टल रोड, ये 10.5 किलोमीटर का है जी, और ये 3 हिस्से में डिवाइड किया है पैकेज में जी। तो उसमें पहले 2 पैकेज है, मरीन ड्राइव से प्रियदर्शनी पार्क, वो टनल का पैकेज है। प्रियदर्शनी पार्क से बड़ौदा पैलेस बोलते हैं हम लोग जी, हाजी अली जी, वो पूरा रिक्लेमेशन के ऊपर का रोड है, उसमें ब्रिज है। वो दोनों पैकेज LNT को मिला। ठीक बात सर। और उसके बाद लास्ट जो वर्ली साइड का पैकेज है, ये हाजी अली टू सीलिंग का कनेक्शन तक, वो HCC को मिला है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। सर, कल जब मैं आपके ऑफिस आया था आपसे मिलने के लिए, तो यहाँ आपके साथी बैठे थे, उन्होंने बताया कि
इसके पीछे फंडिंग में भी कुछ कमाल की कहानी है, ऐसा भी कुछ है सर उस कहानी को अगर आप शेयर करें सर। ये कैसा है कि ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए काफ़ी इसका कॉस्ट पैसा रहता है, चाहिए। खर्चा रहता है जी तो जो हमारे पास्ट कमिश्नर थे जी मिस्टर सुबोध कुमार, जो एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी कोस्टल रोड के यही बोलते हैं उनको, नहीं क्या बोलते हैं आप, पायनियर। हाँ तो उन्होंने सोचा कि अगर प्रोजेक्ट करना है तो उसको फंडिंग भी चाहिए। ठीक बात। उन्होंने क्या किया कि जो बिल्डिंग हम लोग परमिशन देते हैं मुंबई में, जो बिल्डिंग बनते हैं हाँ प्राइवेट प्लॉट पे रहेंगी, गवर्नमेंट प्लॉट पे रहेंगी, हाँ तो उसमें क्या रहता है कि कई चीज़ें है ना, एज पर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स फ्री ऑफ एफएसआई रहते हैं। वो अच्छा चीज़ें एफएसआई में काउंट नहीं होती। ठीक है। जैसा है कि बालकनी है, हाँ फ्लावर बेड्स है, हाँ नीचे से है, हाँ। नीचे से नहीं, दीवार के अंदर ऐसा कपबोर्ड जैसा बनाते हैं, जी ऐसी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अच्छा देन सर्वेंट टॉयलेट है, हाँ देन एवरी 7th फ्लोर के बाद एक रिफ्यूज एरिया करके Refuge देना area, पड़ता है। जी इन केस ऑफ फायर और एनी इंसिडेंट करेक्ट। लोग उधर जमा हो जाएंगे, उधर से आपका फायर लिफ्ट हाँ या फायर ब्रिगेड के लोग सीढ़ी से आके हाँ। आपको ले ये करेंगे, रिस्क करेंगे। जी तो वो सब एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है हमेशा से? हाँ तभी तक था, 2012 तक। अच्छा 2012 तक सब फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ था। फ्री ऑफ एफएसआई, फ्री ऑफ एफएसआई था। लेकिन क्या होता था, एक बार बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, जी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज लास्ट परमिशन, जी तो बिल्डिंग में आप ऑक्यूपाई करके रह सकते हैं। जी तो उसके बाद लोग क्या करते थे, उसको अलग अलग एरिया में कन्वर्ट कर देते थे। हाँ जैसा वो फिर दीवार आगे करके उसको यूजेबल में ले लेते थे। ठीक बात। फिर वो पर्पस सर्व नहीं होता था। फिर बाद में अलग अलग कंप्लेंट होते थे, जी सुप्रीम कोर्ट तक भी ये कंप्लेंट गया था। जी फिर तभी सुबोध कुमार सर ने सोचा कि एक तो आपको फंडिंग भी चाहिए हम्म। और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक प्रीमियम रखा हाँ ये सब चीज़ के लिए। हाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उसका एक लिमिट भी फिक्स किया और उसके लिए प्रीमियम भी रखा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आई थिंक दैट टाइम इट वाज 40% ऑफ द रेडी रिकनर, जी और अगर इंडस्ट्रियल है तो 40%, जी और अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो 80%। अच्छा हाँ हाँ 80% ऑफ द रेडी रिकनर, हाँ और उसका लिमिट रखा 35%। जी आपका अगर एक एफएसआई परमिशेबल है इधर, हाँ तो 0.35 एफएसआई एडिशनल मिलेगा आपको, जी। लेकिन पैसा भर के। अच्छा तो ठीक वो ठीक। जो पैसा आया वो हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने डेसिग्नेट तो किया। इतना पैसा जनरेट हुआ कि हम हाँ। ये प्रोजेक्ट में वो पैसा Yes, लगा sir, सकते हैं। yes। कमाल सर कमाल। सर कौन कौन इसमें शुरुआत के दौर में स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे सर इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर? बीएमसी है ठीक, शुरू से, जी। BMC हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। जी जी उसके बाद के स्टेक होल्डर बोलेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स आए जी तीन कॉन्ट्रैक्टर के बाद उनके ऊपर सुपरविजन करने के लिए यानी तीनों पैकेज के लिए सेपरेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट किए। जी और ये तीनों में एक सूत्रता और एक समानता लाने के लिए एक जनरल कंसल्टेंट भी अपॉइंट किए। अच्छा ठीक। टेक्निकल चीज़ें जो है सब टेक्निकल अप्रूवल, ये हमारा डिज़ाइन बिल कॉन्ट्रैक्ट है। जी इसमें हमने क्या किया है, हमारा स्पेसिफिकेशन दिया है हमको क्या चाहिए, कैसा चीज़ चाहिए, और एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट दिया है ठीक कि हमको 4 लेन का रोड बनाना है, जी 4 लेन का रोड कैसा बनाना है, उसके नीचे क्या क्या लेयर्स होना चाहिए, ये सब दिया है। जी बट ये सब सुपरविजन और डिज़ाइन अप्रूवल करने के लिए हमने कंसल्टेंट रखा है। पहले कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइन बनाएगा, उसका एक डिटेल डिज़ाइन कंसल्टेंट रहता है, वो बनाएगा डिज़ाइन, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टर ने अपॉइंट। सर मुझे सवाल पूछना है, फिर आप इसका जवाब दीजिए कि ये प्रोसेस कैसा होता है सर, ये प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? जब आप ये बता रहे हैं सर, ये जीरो से कहाँ से शुरू होता है सर? जीरो से नहीं, चंडा इन्वाइट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ने काम चालू कर दिया। ठीक है। ये डिज़ाइन बिल कॉन्ट्रैक्ट है, डीबीसी कॉन्ट्रैक्ट, डीबीसी कॉन्ट्रैक्ट हाँ, जी डिज़ाइन बिल कॉन्ट्रैक्ट। जी तो इसमें कैसा रहता है, हम लोग हमारा रिक्वायरमेंट देते हैं ठीक और स्पेसिफिकेशन देते हैं। ठीक हम लोग कोई डिज़ाइन उनको प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है। तो उनको डिज़ाइन करना है, अप्रूव करके लेना है, फिर काम करना है। हमें क्या चाहिए हमने बता दिया। हाँ जी। हमको क्या चाहिए और कैसा चाहिए, फिर वो डिजाइन बनाएंगे और आप ही से अप्रूव करवाएंगे। हमारे से अप्रूव करा के ठीक। फिर वो काम करेंगे। ये प्रोसेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 2 कंसल्टेंट अपॉइंट करना था। ठीक है। एक रहेगा डीडीसी, डिटेल्ड डिज़ाइन कंसल्टेंट, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बनाया हुआ डिज़ाइन चेक करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के और एक कंसल्टेंट रहेगा, हाँ। ही इज एलडीसी, दैट इज लीड डिज़ाइन चेकर। ठीक है। ये 2 कंसल्टेंट हो गए। हाँ। पहला बनाएगा, हाँ। फिर एलडीसी चेक करेगा, करेगा। उसके बाद वो हमारे पीएमसी के पास आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। वो उसको चेक करेंगे। हाँ। उसके बाद वो आएगा हमारे जनरल कंसल्टेंट के पास। ठीक है। फाइनली टेक्निकल चीज़ें वो लोग उधर अप्रूव करके ख़त्म करते हैं। ठीक। फिर रहा टाइम और फाइनेंशियल, कोई टाइम एक्सटेंशन है वो मैटर्स, और फाइनेंशियल मैटर्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन है, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं हुआ है और वो करना जरूरी है जी, तो ऐसा चीज़ें उसको वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। वो वेरिएशन का चीज़ सब हमारे पास आता है। ठीक। फिर हम लोग उसको कमीशन साहब का और अप्रूवल लेके आगे बढ़ाते हैं। सर एक सवाल था कि अलाइनमेंट इस रोड की कैसे डिसाइड हुई सर?
अलाइनमेंट में उन्होंने कैसा रहता है, डीपीआर कंसल्टेंट है ना, हाँ अलग अलग ऑप्शन उसमें जी देते हैं, अलग अलग 7 ऑप्शन, उन्होंने 7 ऑप्शन ढूंढा था। हाँ उसमें से जो बेस्ट इकोनॉमिकल है हाँ और प्रैक्टिकल है वो ऑप्शन चूज हो जाता है। जैसे जी। सिविल इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो, जी डीपीआर बनाने का एक वो यही है, एक तरीका है। जी उसमें से अलग अलग ऑप्शन को तरीका जाता है, जी उसमें क्या फायदे हैं, क्या प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, जी। उसके हिसाब से डिसाइड करें। सर इतना कमाल का प्रोजेक्ट है, कोस्ट लाइन पे बना है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे, Yes. सोशली भी बहुत चैलेंजेस आए होंगे, तो सर वहां से शुरू करते हैं कि किस तरह के आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की तरफ चलते हैं सर। वही तो शुरू से ऐसा था कि इतना बड़ा रिक्लेमेशन हम लोग सी के अंदर का एवरेज विड्थ ऑफ रिक्लेमेशन अराउंड 120 मीटर, कोई कोई जगह पे 60 मीटर भी है, 80 मीटर भी है, 200 मीटर भी है, 300 मीटर भी है, बट बट एवरेज 125 मीटर है। तो इसके पहले प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमने एनआईओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, जो भारत सरकार की संस्था है जी और वो समुद्री विज्ञान में एकदम विख्यात है, ठीक, उनको हमने अपॉइंट किया था कि अगर हम समुद्र में 125 मीटर विड्थ का रिक्लेमेशन करते हैं हाँ तो समुद्र का जो प्रवाह है हाँ उसका जो बोलते हैं क्या हाई टाइड है, लो टाइड है, वेव पैटर्न है, वेव हाइट है, जी टेम्परेचर है, इसमें क्या असर हो सकते हैं जी लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो उन्होंने हाइड्रोडायनेमिक मॉडल का स्टडी करके ऐसा साबित किया कि इतना विड्थ का रिक्लेमेशन करने से ये जो वेव का पैटर्न है और समुद्र का जो भी पैरामीटर्स है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। बट कुछ उसके- चेंज आ रहे हैं? नहीं, हल्का कुछ फुल्का नहीं। कुछ भी चेंज नहीं। और उनको ही हमने 6 साल के लिए मॉनिटरिंग के लिए अपॉइंट किया। जी दे आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑल दिस पैरामीटर्स। जी तो अभी कुछ भी चेंजेस नहीं। कुछ भी नहीं है उसके अंदर। उसके बाद ही हमने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जी उनका रिपोर्ट आने के बाद। सर कोई भी चैलेंज उनकी तरफ से नहीं था इसके अंदर? नहीं, कोई नहीं। अच्छा सर, कितनी दूर की आप लोगों ने सोच रखी है, कितना लंबा समय तक आप लोग इसके लिए? तो उन्होंने एनआईओ ने स्टडी करके हमको हमारा जो रोड का लेवल है वो भी कैसा फिक्स करने का वो भी बताया, ठीक है कौन सा लेवल पे रोड होना चाहिए। जी उसमें ये सब सुनामी हाइट आएगा, अगर सुनामी आती है तो वो कितना हाइट तक जा सकता है। जी फिर अगर अभी एक आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज, जी क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जी टेम्परेचर बढ़ने से समुद्र का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक बात। तो वो लेवल भी उन्होंने कंसिडर किया है। 2050 तक हाँ उन्होंने कंसिडर किया 50 सेंटीमीटर समुद्र का लेवल बढ़ सकते हैं। 50 सेंटीमीटर 50 जी 50 500 mm। जी तो हमने वो सब कंसिडर करके रोड का लेवल फिक्स किया। ठीक है। जो अभी एग्जिस्टिंग रोड्स है किनारे से जाते हैं उससे भी हमारा रोड है लगभग 4 से 5 फीट ऊपर है। सर सुनामी का आपने जिक्र किया, हाँ, सुनामी को दिमाग में रख के इस रोड में क्या किया गया है सर? सुनामी का ये रख के जो हमारा पूरा डिज़ाइन है ना, टनल है, ब्रिज है, रिक्लेमेशन है, जो भी पैरामीटर्स है प्रोजेक्ट के अंदर वो सब भूकंप रोधक यंत्रणा मतलब पैरामीटर से डिजाइन किया। ठीक है सर। अब बात करते हैं कोस्टल रोड के यूनिक डिजाइन के बारे में, इसमें क्या टेक्नोलॉजिकली क्या हुआ है सर। अब प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे सर कि उसके आसपास आप लोग क्या डेवलप करने वाले हैं, हाँ। क्योंकि जो जितना मैंने रिसर्च किया कि कमाल की बहुत खूबसूरत सी चीजें मुंबई को मिलने वाली है, लेकिन Yes. कोस्टल रोड को बनाते हुए क्या क्या सर डिजाइन और टेक्नोलॉजिकली आप लोगों ने क्या किया है, उस यात्रा पे चलते हैं सर। ठीक है। अभी कोस्टल रोड एक ही प्रोजेक्ट है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग का सब पैरामीटर्स अवेलेबल है। जी जैसे रिक्लेमेशन है, ठीक है। ब्रिज है, हाँ अंडर पासेस है, हाँ टनल है, हाँ लैंडस्केपिंग भी उसके बाद होने वाला है। जी तो इसमें कैसा है कि हमने कोई बहुत सी चीज़ें है ना फर्स्ट टाइम किया है इधर ठीक ये सर। प्रोजेक्ट में। जी एक पहला रहा जो हमारा टनल है, जी जो उसका लंबाई 2.07 किलोमीटर है, ठीक है। जो बोर टनल है, हाँ। जो टीवीएम मशीन से, टनल बोरिंग मशीन से किया है। क्या होता है सर, एक बार थोड़ा डिटेल में समझाएं कि टनल बोरिंग मशीन से क्या करना पड़ता है? टनल बोरिंग मशीन से वो ऐसा कट करके जाते हैं, जैसा आप अच्छा। ड्रिल मारते हैं हाँ, वैसा कट करके जाता अच्छा, है। उतना बड़ा आप ड्रिल करते चलते हैं एक तरह से? हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। अच्छा हाँ, तो उससे क्या होता है कि काम एक तो फास्ट होता है, जी कॉस्ट वाइज इट इज वेरी कॉस्टली, जी बट काम फास्ट होता है और आपको किसी को आपत्ति कुछ नहीं होती उसका करते समय। जो वाइब्रेशन, आवाज, ये जो रेगुलर मेथड जो रहता है अपना ट्रेडिशनल मेथड, जी। ट्रेडिशनल मेथड को डीबीएम मेथड बोलते हैं, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड। वही मैं बोलने वाला सर कि मैंने थोड़ा एक दो मैंने अटल टनल का पॉडकास्ट किया, एक दो और सेला टनल का पॉडकास्ट किया, वहां पे ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। हाँ, वही ड्रिलिंग, वो डीबीएम मेथड बोलते हैं ठीक उसको, ठीक ठीक। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड। हाँ, वो ऐसा सिटी में पॉसिबल नहीं है। अच्छा यहाँ ब्लास्टिंग होती क्योंकि है? नहीं करेंगे होती तो? है, बट वो टनल के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऊपर बिल्डिंग सिचुएटेड है। जी एक तो बिल्डिंग भी है, एक मलबार हिल का जो रिजर्वायर है, हाँ जो मलबार हिल एरिया को पानी सप्लाई करता है, जी तो वो 150 ईयर्स ओल्ड है हाँ और वो पत्थर का मैसनरी का बना हुआ है, पत्थर और सीमेंट से, लाइम कंक्रीट से। तो वो 150 साल पुराना है, उसको धोखा हो सकती थी। हाँ
क्योंकि वाइब्रेशन में आप कितना भी डीप ड्रिलिंग करेंगे, हाँ, प्लास्टिंग करेंगे, वो हालांकि 70 मीटर टनल के ऊपर 70 मीटर ऊपर है, अच्छा, दोनों के बीच में 70 70 मीटर मीटर का का गैप अंतर है, है जी। फिर भी उसको कुछ नुकसान हो सकता था। फिर भी आप लोगों ने उसका सेफ साइड लेके चले आप हाँ, लोग। इसीलिए हमने वो TBM मेथड यूज किया। जी। TBM में क्या रहता है, वो धीरे 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 कट करके जाता है, हाँ, उसमें आप उसका स्पीड अगर कम करेंगे तो वाइब्रेशन का उसका इंटेंसिटी है ना हाँ, वो कम होता है, जी, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन ज़्यादा आती है। ठीक है। हम लोग कंटिन्यूसली उसका जो भी ऊपर की बिल्डिंग है, टनल अलाइनमेंट के 50 मीटर दोनों साइड, ये साइड 50 मीटर, ये साइड 50 मीटर, दोनों वाइब्रेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट बिठाया था। ठीक है। और दूसरा बोलते हैं टिल्ट मीटर, तो कोई भी बिल्डिंग टिल्ट हो रही है क्या, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंटेशन किया था। और सेटलमेंट मार्कर भी बिठाए थे, कोई जमीन धस रही क्या, नीचे सेटल हो रही है क्या, ये 3 प्रकार के पैरामीटर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर करते थे। हाँ, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस आता है तो इमीडिएटली हमको प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ता था। एक तो टनल का स्पीड कम करना, ग्राउटिंग ज़्यादा करना, ये सब पैरामीटर्स लेके। तो ये TBM जो है हमारा, जो 12.19 मीटर का डायमीटर है उसका, वाटर डाया। अच्छा, वो उतना साइज का टनल कट करते गया। मतलब 24.4 मीटर का आपका, अच्छा डायमीटर है आपका? डायमीटर है। तो ये हमने भारत में पहली बार यूज किया। अच्छा, इसके पहले हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतना बड़ा टनल नहीं हुआ है TBM से। TBM से? हाँ, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन टनल। तो ये हमने फर्स्ट टाइम यूज किया। और उसके बाद टनल में आपने वेंटिलेशन सिस्टम देखा होगा जी, तो वायु विजन यंत्रणा बोलते हैं। जी, तो आपने देखा होगा कि सर्टन डिस्टेंस पे एज पर डिजाइन 100, 150, 120 मीटर पे जेट फैंस रहते हैं। जी, वो हवा को एग्जॉस्ट फैन का जैसा काम करता है, हाँ, आगे 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 पुश करके बाहर निकालते हैं। जी। तो हमारे टनल में ऐसा जेट फैंस नहीं है। नहीं है? नहीं, जी, क्यों? हमने वो सकाडो नामक एक वेंटिलेशन सिस्टम बैठाया है। सकाडो? हाँ जी, सकाडो वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं उसको। हाँ। तो वो अगर आप टनल ऐसा ट्रैफिक डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, हाँ, तो इधर से आप टनल में एंट्री किया हाँ, और ट्रैफिक ऐसा जा रहा है, हाँ, तो वो फैन इधर ऊपर रहेंगे, हाँ, ये एंड में ऊपर रहेंगे, और इधर से हवा एयर को पुश करेंगे हाँ, इन दी डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है। और जो भी पोल्यूटेड एयर रहेगा वो एंड से बाहर निकलेगा, ट्रैफिक के साथ ही बाहर निकल जाएगा। Yes. जी, ऐसा एक ही एंड में, मतलब एक टनल के ये एंड में, दूसरा टनल जो आता है उसको वो एंड में। तो 3 फैन बैठा है, 1 इज स्टैंड बाय और 2 हमेशा चालू रहेगी। और उसका स्पीड भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, 25%, 50%, 75, 100%। जी, मतलब पोल्यूशन लेवल कैसा रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। जी, अगर पोल्यूशन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब पैरामीटर मेजर करने के लिए भी यंत्रणा हमने बिठाया अंदर। ठीक। ऑटोमेटिकली सेंस करेगा, हाँ। सेंस करके सकाडो का फैन ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा फैन का, जी, तो हवा जोर से बहेगी जी। और पोल्यूशन बाहर निकलेगा। कितने किलोमीटर लंबी टनल सर ये? टनल, ये बोर टनल जो है ना, जो TBM से किया है वो 2.07 है। जी, बट उसके बाद हम लोग जो बोलते हैं बॉक्स टनल बोलते हैं उसको, जी। जो पूरा हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, पूरा हाँ। एक्सकेवेशन करके हाँ। बॉक्स बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, जी, उसके ऊपर वापस बैकफिल करते हैं। जी, जी, जी। वो सब मिला के टनल का पूरा लेंथ 3.5 किलोमीटर। टोटल 3.5 किलोमीटर। कितना समय लग गया सर इस टनल को बनाने में? टनल फर्स्ट हमने ड्राइव शुरू किया था 2021 में। ठीक है। तो एक ड्राइव हमारा पूरा हो गया जनवरी 21 में शुरू किए थे, जनवरी 22 में एक टनल पूरा हो गया ड्राइविंग जी, टनल TBM का। जी। दूसरा फिर अप्रैल 22 में चालू किए थे, हाँ। वो मई 22 में पूरा हो गया। तो टनल तो एक कंपोनेंट हो गया सर हाँ। इस पूरे कोस्टल का। और क्या क्या है सर? तो इसके बाद रिक्लेमेशन है। जी, रिक्लेमेशन, टोटल साइज ऑफ रिक्लेमेशन इज 111 हेक्टर। जी, 111 हेक्टर का रिक्लेमेशन हमने किया है। जी। ये रिक्लेमेशन करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। क्या होता है सर, इसको पूरा डिटेल में समझाइए। इसके लिए इसमें हमने ग्रैनुलर मटेरियल यूज किया है, जैसा कि एक 63 mm डाउन साइज का, 63 mm से नीचे साइज वाला खड़ी यूज किया है, एग्रीगेट। ठीक है। वो न्यू मुंबई में, नवी मुंबई में, हाँ, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ना, हाँ। उल्वे, हाँ, कुंदेवाहाड़, हाँ, उरण, हाँ। और खास करके जो नवी मुंबई एयरपोर्ट चालू है, जी, उसमें आपने देखा होगा एक बीच में हिलॉक था, जी, पहाड़ थी जी, छोटा जी, सा, जी, वो बीच में रनवे के बीच में आता था, करके उन्होंने उसको निकाल दिया। जी। उसके अंदर जो बड़े बड़े पत्थर मिले थे, हाँ, वो हमने रिक्लेमेशन अपना सपोज इधर अभी एग्जिस्टिंग कोस्ट है, हाँ, इधर से हमने रिक्लेमेशन करते गए, जी, तो समुद्र के साइड में हाँ, इधर हमने सी वॉल बनाए, जी। ताकि ये रिक्लेमेशन प्रोटेक्ट होना चाहिए। अच्छा, पूरे उसके आपने सी वॉल बनाया हुआ हाँ, है? सी वॉल बनाए। तो वो सी वॉल बनाने के लिए हमने ये 3 to 5 टन का जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, हाँ, वो बोल्डर यूज किया है।
ताकि वो जो वेव का ये आता है, एनर्जी आता है, जी वेव को ब्रेक कर सके और हमारा रिक्लेमेशन को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा वो एक हम मतलब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। उधर जो उनको नहीं चाहिए था मटेरियल वो हमने इधर यूज किया। सर बताइएगा, मैं इस बात को सही समझ रहा हूँ कि नहीं? हाँ। आपने एक पहाड़ से मटेरियल निकाल के पूरा सी बेड एक तरह से बनाया है उस मटेरियल का, हाँ, सी बेड के सी साइड में उसका दीवार बनाया, दीवार बनाया है। हाँ। अच्छा, उन बोल्डर्स का। हाँ, अच्छा, और उसके अंदर जो पूरा है भरनी कर दिया रिक्लेमेशन, अच्छा अच्छा, ताकि रिक्लेमेशन प्रोटेक्ट हो सके। हाँ, ये जो ताकि टाइड से जो तकलीफ होने हाँ, वाली है उससे yes, बचने के हाँ, लिए। क्या तो काम वो होता है? ये पूरा रिक्लेमेशन जो है ना हमारा, ये पूरा पोरस है जी, इसके अंदर समुद्र का पानी आता है और चला जाता है। अच्छा बट ये वो प्रोसेस में इसके अंदर जो फाइन मटेरियल रहते हैं, एकदम माइक्रो मटेरियल, जी, माइक्रोन साइज के, वो वॉश नहीं होना चाहिए। वॉश होंगे तो शटल हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमने समुद्र के साइड में जो दीवार बनाया ना, हाँ, उसके रिक्लेमेशन साइड में जो सिंथेटिक मटेरियल यूज किया है, जी जो कपड़ा जैसा मटेरियल होता है, जी 200 GSM जी ग्राम पर स्क्वायर मीटर उसका जी स्पेसिफिकेशन है, वजन है। जी, तो वो मटेरियल यूज किया है कि खाली उसमें के अंदर पानी आएगा, हाँ, बट कोई फाइन मटेरियल उसमें से सी में छन्नी कह सकते हैं सर उसकी, हाँ, हाँ। वो छान देता है उसको। Yes. अच्छा अच्छा, फाइन मटेरियल उधर रिटर्न हो जाएगा, हाँ। खाली पानी जाएगा। तो एक बोल्डर लगाया है आपने, एक मटेरियल का पूरा वो बनाया हाँ, हुआ है, हाँ, और आपने एक जीएसएम क्लॉथ टाइप लगाया हुआ हाँ, है, जो सिंथेटिक मटेरियल सिंथेटिक मटेरियल जो उसको छान भी देता है। यस, इससे जो वेव का इम्पैक्ट है वो कम हो जा रहा है, हाँ। और वो आपका फाइन जो आपका फाइन माइक्रो, मटेरियल बह के नहीं जाता जी। है, वो अंदर ही रह जाता है। उसके जी। लिए रिक्लेमेशन का सेटलमेंट और नहीं होता है। ठीक है सर। उसके बाद क्या होता है सर? ये सब चीजें बन गई उसके बाद? हाँ, ये रिक्लेमेशन के लिए प्रिकॉशन लिया। जी। बाद में फिर दूसरा एक है कि आपने ब्रिज भी हमारे इसमें काफी है, मतलब इसमें 3 इंटरचेंज है ये प्रोजेक्ट में। जी। इंटरचेंज यानी कोस्टल रोड और जो नजदीक वाला एग्जिस्टिंग रोड है जी, उसका दोनों का अब भी कनेक्शन, जा सके। दोनों जी, का जी कनेक्शन। जी जी, तो कोस्टल रोड से आप बाहर निकाल के वो रोड पे आ सकते हैं, हाँ। और ये रोड से कोस्टल रोड ज्वाइन कर सकते तो हैं। 3 आपने इंटरचेंज चेंज हाँ, दिए हैं 3 इसके? जगह पे बनाया। हाँ। पहला इंटरचेंज टाटा गार्डन के बाजू में ठीक है। भोलाभाई देसाई रोड और जी। कोस्टल रोड कनेक्ट करता है। जी, और दूसरा इंटरचेंज है हाजी अली में। ठीक है। हाजी अली में लाला लाजपत राय रोड, एनी बेजेंट रोड, दोनों को कनेक्ट करता है। जी देन तीसरा है वर्ली में। जी जी, तो कोस्टल रोड का इंटरचेंज का पिक्युलरिटी ये है हम्म, कि इसमें कोई भी डायरेक्शन में आपको सिग्नल लेस एंट्री है, सिग्नल लेस एग्जिट है। वो कैसे किया सर आप लोगों ने? तो हमने क्या किया, सपोज आप अभी कोस्टल रोड से जा रहे हैं जी और आप भोलाभाई देसाई रोड जो पहला इंटरचेंज है उधर जाना चाहते हैं, जी, तो आपको कोई सिग्नल के लिए रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। हमने सेपरेट उसके लिए अलग ब्रिज बनाया। अच्छा, आप वो ब्रिज लेके सीधा आके वो रोड पे लैंड हो सकते लैंड हो जाएंगे, ठीक हैं। और अगर आप वो रोड पे है, आप कोस्टल रोड आना चाहते हैं, है। तो उसके लिए भी अलग से ब्रिज बनाए। जी और दोनों डायरेक्शन में आप जी। भोलाभाई देसाई रोड से हाँ। कोस्टल रोड से बांद्रा जाना चाहते हैं हाँ। या नरीमन पॉइंट जाना चाहते हैं, जी दोनों के लिए अलग ब्रिज दिए। जी, और आप कोस्टल रोड पे है, हाँ। कोस्टल वरली से आ रहे हैं, इधर जाना चाहते हैं भोलाभाई, उसके लिए अलग ब्रिज दिए। जी आप मरीन ड्राइव से आ रहे हैं, हाँ। भोलाभाई देसाई जाना चाहिए, उसके लिए अलग ब्रिज दिए। जी इसलिए किधर भी कोई का इंटर सेक्शन किधर भी नहीं है। जी, और हाजी अली में 2 जंक्शन है, हाँ। एक हाजी अली जूस सेंटर वाला जंक्शन, हाँ। एक हाजी अली लोटस जेट्टी जंक्शन। ठीक, हाँ। ये दोनों जंक्शन को हाजी अली का इंटरचेंज कैटर करता है। जी इसीलिए उधर कोस्टल रोड का 2 डायरेक्शन, वरली से आप आ रहे हैं जी तो हाजी अली जाना चाहते हैं जूस सेंटर या लोटस जेट्टी, जी वो 2 डायरेक्शन हो गया। जी, आप नरीमन पॉइंट से आ रहे हैं, जूस सेंटर जाना चाहते हैं, लोटस जेट्टी वो 2 पॉइंट हो गया। हाँ। और आप ये लोटस जेट्टी पे है या जूस सेंटर पे वरली जाना चाहते हैं या नरीमन पॉइंट, हाँ। ऐसा 8 डायरेक्शन हो गया। कमाल, 8 डायरेक्शन के लिए हमने उधर 8 आर्म दिए हैं, हाँ। 8 ब्रिज दिए। कमाल सर। तो वरली में भी 6 आर्म्स है। जी, तो ये तीनों इंटरचेंज का मिला के हाँ। ये जो आर्म्स बोलते हैं ना, आर्म जी। यानी ब्रिज है, समझा सर, समझा। तो उसका लेंथ है 15.66 किलोमीटर, 15.66 किलोमीटर। अच्छा, और वो छोटा भी नहीं है, हाँ 3 लेन का है, हाँ। 11 मीटर उसका विड्थ है अच्छा, ब्रिज का। जी तो ये 15.66 किलोमीटर का इंटरचेंज बनाना जी, इटसेल्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता अपने है। आप में कमाल प्रोजेक्ट है हाँ। सर। और जो मेन लाइन ब्रिज है हमारा, जी। वो 4 लेन का है, जी 17 मीटर उसका विड्थ है। जी वो उसका लेंथ इधर हाजी अली और ओरली का दोनों मिला के 2.20 किलोमीटर है। जी, और आपने देखा होगा आज तक ब्रिज का जो फाउंडेशन बनता है, फाउंडेशन पहले 4 फाउंडेशन के लिए पाइल बनाते, जी वो 4 पाइल रहता है, उसको ग्रुप ऑफ पाइल बोलते हैं। जी, 4 पाइल का ग्रुप रहता है, हाँ। उसके ऊपर एक पाइल कैप आती है, ठीक है। वो एक स्लैब रहता है बड़ा थिकनेस का, जी, फिर उसके ऊपर से पियर निकलता है, जो ब्रिज का जी, खंबा बोलते हैं समझ हम लोग। गया। फिर उसके ऊपर पियर कैप आता है, उसके ऊपर गर्डर आता है, फिर डेक आता है। जी, तो ये हमने इधर फर्स्ट टाइम मोनो पाइल, मोनो मीन सिंगल, एक ही पाइल पे एक ही पाइल पे पूरा फाउंडेशन है हाँ। ब्रिज का।
सर इससे मतलब सेफ्टी का कंसर्न नहीं आता? 4 पाइल के जगह पे हाँ। एक ही पाइल यूज किया है, बट उसका डायमीटर बहुत बड़ा है। हाँ मतलब मिनिमम 2.20 मीटर डायमीटर है। जी 2.20 है, 2.5 है, 2.7 है, जी 3.2 है, लार्जेस्ट इज 3.5 मीटर। जी 3.5 मीटर का डायमीटर का मैक्सिमम डायमीटर यूज किया हमने। ठीक है सर। तो वो सब स्टडी करके हमारे फॉरेन के कंसल्टेंट भी थे, आईआईटी के प्रोफेसर थे, इसके लिए हमारे जो इंजीनियर्स थे, कंसल्टेंट के इंजीनियर थे, बाहर भी जाके आए थे सब टेक्नोलॉजी उसका नो हाउ जानने के लिए। फिर ये करने वाले लोग भी जो टेक्नीशियन थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, वो भी बाहर के थे। पूरा मशीनरी बाहर से लाके उन्होंने करके दी। जी कमाल सर। हाँ, ये हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूज किया। जी सर। हाँ। बहुत ही कमाल की जैसे इंजीनियरिंग तो हमने मोटा मोटी अब पूरी कोस्टल रोड की समझ ली, Yeah. टनल को समझ लिया, ब्रिज को समझ लिया, आपके इंटरचेंजेस को समझ लिया, सब चीजों को समझ लिया। सर ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्पीड के साथ डिलीवर हुआ है सर। Yes. सर स्पीड के साथ डिलीवर करने के लिए इंजीनियरिंग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक कोलैबोरेशन भी चाहिए सर। Yeah. उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, किस तरह से प्रोजेक्ट को आप लोगों ने जिस दिन से शुरू हुआ, क्या बड़े बड़े माइलस्टोन्स थे, क्या आप लोगों ने किस किस फेजेस में कवर किया और इतनी जल्दी कैसे उसको डिलीवर कर दिया सर? इसमें एक है, देखिए जनरली MMRDA MSRDC वो लोग क्या करते हैं, टेंडर इन्वाइट करते हैं, अलॉट करते हैं, वर्क ऑर्डर दे देते हैं, बट वो जो NOC होते हैं ना, प्रमाण पत्र लेने का, ना हरकत प्रमाण पत्र बोलते हैं जी, वो नहीं रहता है। जी। अभी भी हमारा जो नॉर्थ साइड का कोस्टल रोड है, जी, जो मैं आपको बोला, हमने साउथ किया, नॉर्थ का भी बांद्रा टू वर्सोवा 10 किलोमीटर का सी लिंक MSRDC बना रहे हैं। जी, बट दैट इज सी लिंक, वो जो एग्जिस्टिंग कोस्ट है उधर से 750 टू 1.5 किलोमीटर सी के अंदर से जाती है। ठीक है जी, तो वो MSRDC करे, उसके आगे वापस वर्सोवा टू दहिसर हाँ 20 किलोमीटर का कोस्टल रोड BMC कर रहे हैं, जी, बट वो हमारा अलग डिपार्टमेंट कर रहा है। जी। और उन्हें टेंडर इन्वाइट किया, वर्क ऑर्डर भी दे दिया, बट उनके पास कोई भी NOC नहीं है। एनओसी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। हाँ, कोई भी स्टडी नहीं है, कोई भी रिपोर्ट नहीं है आज तक। हाँ, तो उसमें डिले हो जाता है, हाँ, क्योंकि ये सब NOC लेने की प्रक्रिया है ना, इसमें काफ़ी टाइम जाता है। इसकी इतना सब करने के बावजूद भी जैसा हमारा काम चालू हो गया अक्टूबर 2018 में, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में टोटल 6 पिटिशन मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल हो गए आप लोग के प्रोजेक्ट के लिए भी? हाँ, प्रोजेक्ट के खिलाफ। जी, फर्स्ट एक मच्छीमार लोगों ने शुरू किया, जी, उसके बाद अलग अलग जो NGO बोलते हैं, निम शासकीय करेक्ट संस्था, जी, वो लोग, कोई इंडिविजुअल थे, कोई NGO थे, ऐसा टोटल 6 PIL दाखिल हो गया था। ठीक है फिर उसका जो सुनवाई है वो फरवरी 2019 से लेके जून 2019 तक चली, 4 महीना। जी, फिर फाइनली हाईकोर्ट ने 220 पेज का ऑर्डर दे दिया और हमारा पूरा प्रोजेक्ट स्टेटस पूरी क्लियर कर दिया आप लोगों को? नहीं, क्लियर नहीं किया, तो रुका दिया। रोक दिया? हाईकोर्ट ने पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया। हाँ, और वही इंस्टेंट पे रोक दिया। जनरली कैसा रहता है, कोई भी प्रोजेक्ट कोर्ट का ऑर्डर आता है, हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ समय दिया जाता है जी, कि ताकि आप अपर कोर्ट में जा सके इसके जी, लिए। बट हमारे केस में उन्होंने ऑन द स्पॉट, जिस दिन वर्डिक्ट प्रोनाउंस हो गया वही टाइम से हमारा प्रोजेक्ट रुकाने के लिए वो सारा काम बंद हो गया उस समय? सारा काम बंद हो गया। फिर हमने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया, जी, स्पेशल लीव पिटीशन। उसके बाद तभी सुप्रीम कोर्ट में भी 370 कलम, राम मंदिर, इसके बहुत बहुत बड़े बड़े पिटीशन दाखिल हुए थे, उससे हियरिंग चालू था। तो हमारा पिटीशन हियरिंग के आने के लिए 6 महीना गया। अच्छा, हाँ, जुलाई में हाईकोर्ट का डिसीजन आया, फिर हम लोग जुलाई में सुप्रीम कोर्ट चला गए। फिर हमारा फाइनल मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहले हियरिंग हो गई दिसंबर 2019 जी, तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सब सुनवाई करके हमको प्रोजेक्ट चालू करने के लिए बोल दिया। ठीक है, बट वो भी खाली रिक्लेमेशन करना है, रोड बनाना है, उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली हमको रिक्लेमेशन करना और रोड बनाने के लिए परमिशन दे दी। बट बाकी जो डेवलपमेंट करना है, जैसा पार्किंग है, जैसा लैंडस्केपिंग है, वो सब के लिए परमिशन नहीं दिया। अच्छा, दिसंबर 2019 से काम चालू हो गया। ठीक ठीक सर, तो ये बीच में का 7-8 महीने का जो पीरियड गया, हाँ, इसमें पूरा काम हमारा स्टेटस को था। ठीक है, और उसके बाद इमीडिएटली काम चालू होने के बाद कोविड आ गया। हाँ, जैसा जस्ट हमने काम शुरू सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके शुरू कर दिया था, फिर कोविड आ गया। दिसंबर में परमिशन आई और मार्च से कोविड चालू हो गया, जी। उसमें 4-5 महीना। बट उसमें एक अच्छा हो गया, बट कोविड में हमने हमारा काम एक 4-5 दिन ही बंद था। हमारे कमिश्नर साहब ने इनिशिएटिव लेके काम चालू करवाया, क्वारीज चालू करवाया नई मुंबई का, ब्लास्टिंग चालू करवाया उधर का, और पूरा हमारा जो कोस्टल रोड की गाड़ियाँ थी जो आती थी मटेरियल लेके, उनको स्पेशल पास परमिशन दे दिया गया। और हमने मैक्सिमम रिक्लेमेशन 80% ऑफ रिक्लेमेशन हैज बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग दैट कोविड पीरियड।
चीजें स्मूथ भी बहुत हो गई होंगी, शहर भी एकदम बंद था। कोई भी ट्रैफिक नहीं था, पूरा हाँ। बंद था। हाँ। तो आप किधर भी देखेंगे तो हमारे कोई भी पॉइंट ऑफ द टाइम हाँ। कोस्टल रोड के ट्रक्स ही दिखते थे आपको, अच्छा जो मटेरियल लेके आते थे जी वहाँ से। जी। तो नॉर्मल ट्रैफिक में हर एक साइड पे हमारे तीनों पैकेज में नॉर्मल ट्रैफिक 300 से 400 गाड़ी आती थी। तभी हमने मैक्सिमम एक साइड पे 1600 गाड़ियाँ आती थी तब। कितने समय में सर? 24 घंटे में 24 घंटे में 1600 गाड़ियाँ? 1600 गाड़ी। वरना अगर ट्रैफिक रहता 300-400 300 गाड़ी, तो बहुत समय उसमें भी जाता सर। हाँ। ठीक बात। तो क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रुकावटें नहीं, हाँ। खाली हमारी गाड़ी चलती थी जी, बस। जी। वो टाइम में हमने रिक्लेमेशन का जो चैलेंज था, मटेरियल लाना और इतना रिक्लेमेशन करना, दैट वी अचीव ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है सर सब प्रिकॉशन लेके हमने काम किया, जी क्योंकि बाकी का काम तो बंद था। जी और हमारे जो लेबर आते थे उनके लिए डेडिकेटेड बसेस रखे थे कॉन्ट्रैक्टर ने, जी और उनके लिए डेडिकेटेड रहने की व्यवस्था थी। जी। वो दूसरा किधर जाते नहीं थे, उधर रूम में जाना, रहना, हम्म। फिर सवेरे उठ के बस से साइड पे आना, काम करना, फिर जी। चले जाना। बाकी कोई पब्लिक से कॉन्टैक्ट नहीं था। सर तो जो आपको सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स आए वो एक तो एनओसी के ये इस केस के फॉर्म में आए, और हाँ। दूसरा ये कोविड के फॉर्म में। और हाँ। कोई रोड ब्लॉक सर आपको ध्यान आता है? कोई इंजीनियरिंग रोड ब्लॉक आया आप लोगों को तगड़ा? नहीं, कोई इंजीनियरिंग चैलेंजेस मतलब ये कोई इंजीनियरिंग रुकावट तो नहीं थी, हाँ। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सोच समझ के इसका डीपीआर बनाया गया था। बाद में इसका टेंडरिंग प्रोसेस में भी काफ़ी अच्छे से ड्राफ्टिंग किया था, डिज़ाइन भी अच्छे से इसका बना के दिया था ना, जो भी रिक्वायरमेंट है। इसलिए कोई इंजीनियरिंग चैलेंजेस कोई ऐसा नहीं था। बट इसमें और एक प्रॉब्लम ऐसा था कि इसमें 2 जगह पे जो कोरल्स बोलते हैं ना, दैट इज प्रोटेक्टेड स्पेसीज अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट। जी तो उसको आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। जैसा आपका टाइगर है, लायन है, जी। वैसा वो भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है। तो उसका खाली हाजी अली और वरली एरिया में 2 जगह पे, हाँ। हाजी अली में 0.11 स्क्वायर मीटर, हाँ। 0.11 स्क्वायर मीटर, That's it. और वरली में 0.25 स्क्वायर मीटर, हाँ। टोटल 0.36 स्क्वायर मीटर का उसका कॉलोनी मिला था। हाँ। वो पत्थर पे छोटा इतना ऐसा कॉलोनी था उनका। हाँ। बट उसके लिए भी हमको वाइल्ड लाइफ एनओसी लेके हाँ। उसको उधर से निकालना पड़ा। तो क्या किया सर उसको? उसके लिए आप लोगों ने एनओसी के लिए हाँ एनओसी लिया। हाँ। एनओसी में हमारा इधर से मुंबई का जो वाइल्ड लाइफ ये है, इन्होंने फिर नागपुर ऑफिस से दिल्ली ऑफिस से फिर वो अप्रूवल होके नागपुर ऑफिस में उधर से परमिशन मिला। दैट परमिशन इज कॉल्ड एज हंटिंग फॉर साइंटिफिक रीजंस। मतलब 0.36 स्क्वायर मीटर की दैट इज हंटिंग फॉर साइंटिफिक रीजन, उसको कहा जाता है ऐसा। हाँ हंटिंग फॉर साइंटिफिक रीजंस। हाँ ऐसा एनओसी मिलता है। हाँ। और वो एनओसी आपका हमने क्या किया फिर, अब उसके लिए मैंने एनआईओ को अपॉइंट किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी को अपॉइंट किया ये सब ट्रांसलोकेशन करने के लिए। फिर वो जो पत्थर पे थे ना, पत्थर को सब नंबरिंग किया, टैगिंग किया सब। वो ये सब जो फॉरेस्ट के लोग थे उनके प्रेजेंस में किए, टैगिंग करके उसको पूरा उधर से उठा के कुलाबा नगर नेवी उधर जाके सी बेड में पेस्ट बनाए, एक एडेजिव पेस्ट, उसके ऊपर वो पत्थर रख दिए। कमाल सर। तो ये 2020 में नवंबर 2020 में प्रोसेस हमने पूरा कर दिया एनओसी लेके। फिर वो उधर जो ट्रांसलोकेट किया ये कोरल को, उसका 1 साल तक सर्वाइवल स्टडी भी किया उसका, और 90% सर्वाइवल हमको 1 साल के बाद उसका डिटेक्ट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जी सर। इंजीनियरिंग चैलेंज समझा आपका, इंजीनियरिंग समझी, इस चीज को समझा कि कहाँ से शुरू हुआ प्रोजेक्ट। अब इस चीज को समझते हैं कि क्या बनने जा रहा है सर। रोड तो बन गई है, हाँ। पर रोड के आसपास किस तरह से ये मुंबई सिटी के लिए एक गिफ्ट है, अगर ये आप समझा सकें सर। तो इसमें कैसा है, आपको मैंने बोला कि 111 हेक्टेयर का हमने रिक्लेमेशन किया है। इसमें से रोड और बाकी जो इंटरचेंज के आर्म्स वगैरह है जो रिक्लेमेशन के ऊपर के चलते हैं, वो सब एरिया जाने के बाद हमारे पास 70 हेक्टेयर का जगह बचते हैं गार्डन बनाने के लिए। 70 हेक्टेयर का गार्डन? 70 हेक्टेयर का जी। तो 70 हेक्टेयर का जगह पे हम लोग उसको गार्डनिंग कर, लैंडस्केपिंग रहेगा, उसमें साइकिल ट्रैक रहेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेगा, बटरफ्लाई गार्डन रहेगा, मैदान रहेंगे बड़े बड़े फुटबॉल खेलने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए, टेनिस कोर्ट रहेगा, बैडमिंटन कोर्ट रहेगा, ओपन सब। और इसके अलावा इसमें ईवी ट्रैक भी बना रहे हैं हम लोग। ईवी ट्रैक? अच्छा। जो एंट्री पॉइंट रहेगा एग्जिस्टिंग रोड से, आप पार्क में जाना चाहते हैं जी, जो आदमी चल नहीं सकता है जी, उसको नियरेस्ट पॉइंट तक, जो जिधर तक जाना चाहता है उधर तक ईवी ट्रैक, ईवी व्हीकल से उसको छोड़ेंगे जी। ये भी प्रोविजन किया है। अच्छा, तो 70 हेक्टेयर के अंदर गार्डन बनेगा, गार्डन के अंदर इतनी चीजें बनेंगी और उसके साथ एक ईवी ट्रैक भी बनेगा। हाँ, ईवी ट्रैक रहेगा, साइकिल ट्रैक रहेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेगा। जी। सर ये कब तक
कंप्लीट हो पाएगा ये? इसका अभी डिज़ाइन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। जी डिज़ाइन हमने डिज़ाइन के लिए हमारा कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। जी जो ए कॉम हमारे जनरल कंसल्टेंट थे उनको ये काम दिया है। ए कॉम जो यूएसए की कंपनी है जी उनको भी लैंडस्केपिंग का भी काम दिया है। जी उन्होंने डिज़ाइन ऑलमोस्ट कर दिया है, जी अभी खाली अप्रूवल स्टेज में चल रहा है। जी और उसके लिए भी हमने जो सिटी के बड़े बड़े अर्बन प्लानर्स है, जी आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर्स है, उनका भी क्या इसमें क्या बनना चाहिए जी। उसके लिए हमने एक वर्कशॉप भी लिया था। अच्छा हमारे ये रानी बाग बोलते हैं ना भाईखला में, जी उधर एक बड़ा ऑडिटोरियम है हमारा, जी। उधर में हमने एक पूरा एक दिन का वर्कशॉप लिया था। क्या निकल के आया सर उस वर्कशॉप के अंदर? वर्कशॉप के लिए लोगों ने यही चाहिए कि मैक्सिमम आप ओपन रखो जी और ट्रीज लगाओ, हाँ पेड़ बहुत लगाइए, जी मैक्सिमम बाकी कोई ऐसा फैंसी चीज़ें मत बनाएं, जी मैक्सिमम ओपन रहना चाहिए। साइकिल ट्रैक रखिए, जॉगिंग ट्रैक रखिए जी और मैदान रखिए बड़े जी बड़े, जी। ऐसा सजेशन उनका है। काफी ओपन स्पेस रखा गया है और ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। और कुछ है सर इसके अंदर? इसमें और एक मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ जी कि हमारा जो 70 एकड़ है, 70 एकड़ में लगभग 175 एकड़ हो गया। हाँ और जो महालक्ष्मी रेसकोर्स है जी उसके ट्रैक के अंदर का जो एरिया है वो लगभग 120 एकड़ है। उसमें भी हम लोग गार्डन डेवलप करने जा रहे हैं। और वो गार्डन और ये गार्डन दोनों अंडरपास से कनेक्टेड रहेगा। कमाल। हाँ। तो ये दोनों का मिला के जो भी लोग आएंगे तो उनको पब्लिक पार्किंग की सुविधा चाहिए। जी उसके लिए हमने 4 जगह पे टाटा गार्डन के इधर 250 कार पार्किंग का जगह बनाया है। जी और वो पूरा अंडरग्राउंड रहेगा, 2 लेवल का बेसमेंट रहेगा, ऊपर आपको गार्डन दिखेगा, नीचे पार्किंग रहेगा। ये 250 अमरसन गार्डन के इधर, टाटा गार्डन के इधर। जी और हाजी अली में 1235 पार्किंग कार का पार्किंग बन रहा है। जी 2 लेवल 4 हाँ 4 लेवल का। जी तो उसमें इवन आपका टूरिस्ट बसेस जो है वो भी पार्क हो सकती है। 70 टूरिस्ट बस का प्रोविजन किया है और बाकी का कार के लिए। सर जो आपने बता दिया है ये देखने का लालच अब इतना लग रहा है अंदर से। हाँ। एक बस पूछना चाहता हूँ कि सर ये आंखें कब देख पाएंगी, ये कब तक आपको लगता है कि हम ये प्रोजेक्ट गार्डन के साथ ये लाइफस्टाइल मुंबई की जनता जी रही होगी? आपके अंदाजे से, मैं कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछ रहा हूँ, आपके अंदाजे से ये कब तक मुमकिन है? लेटेस्ट बाय दिसंबर 26। दिसंबर 26 में गार्डन वार्डन पार्किंग सब तैयार होगी सर? कमाल है सर, बहुत ही कमाल का। वर्ली में भी 2 जगह पार्किंग बना रहे हैं हम लोग, 200 गाड़ी का। वो तो ऑलमोस्ट 90% रेडी है। हम लोग अक्टूबर एंड में दोनों खुला कर देंगे उसको। बहुत ही कमाल सर। सर फिशरमैन के बारे में आप कुछ बता रहे थे, कोई फिशरमैन में क्या, जैसा ही हमारा काम शुरू हो गया, अभी इधर के जो लोकल वर्ली कोड़ेवाड़ा में 2 फिशरमैन सोसाइटीज है, वो लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। नाराज थे वो लोग? हाँ जी। नाराज मतलब वो लोगों ने कॉम्पेंसेशन तो कभी मांगा नहीं, बट खाली प्रोजेक्ट के लिए उनका अपोज था कि आप रिक्लेमेशन करेंगे तो हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जी वो पूरा नष्ट हो जाएगा। जी। और उनका दूसरा एक डिमांड था कि जो हमारा कनेक्टिंग ब्रिज है सीलिंग को, उसमें का एक स्पैन 200 मीटर का करने का डिमांड था उनका। ठीक है। जो वर्ली कोड़ावाड़ा से निकल के समुद्र में जाते हैं उसके सामने वाला, हमारा हर एक स्पैन 60 मीटर का था। जी। तो हमने काफ़ी स्टडी किया, ये किया, बट उनका कहना था कि उनका जो बोर्ड साइज़ है उसके हिसाब से इतना बड़ा स्पैन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर उसके लिए कमेटी अपॉइंट की गई वगैरह का, NIO एंड अदर साइंटिस्ट, ऐसा 9 लोगों की कमेटी स्थापित की। फिर उसके बाद वो निकला कि 120 मीटर का करना चाहिए। तो हमने 120 मीटर करने में क्या, काफ़ी अगर कंक्रीट का करने चाहते थे तो एक जो सीलिंग में क्या वैसा बनना चाहते, केबल स्टे करना चाहते थे जी, या फिर एक्स्ट्रा डोर्स, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन है। बट वो सबसे फास्टेस्ट और इकोनॉमिकल और क्या बोलते हैं जल्दी होने वाला जी, तो आर्च ब्रिज का ऑप्शन था जी, इसलिए हमने 120 मीटर का स्टील का आर्च ब्रिज बना दिया। अच्छा ठीक है जी। तो उनके लिए अभी जाने आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा हमने, उन्होंने कॉम्पेंसेशन कभी डिमांड किया था नहीं किया था उनके पिटिशन में, बट हमने सो मोटो हाईकोर्ट में एक हमने एक्शन प्लान दिया था कि उनके लिए हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं। तो उसमें हमने कॉम्पेंसेशन का भी जिक्र किया था जी। तो हमने उनको जो इधर देवनार में इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TISS, उनको अपॉइंट किया इनके सर्वे करके इनका कॉम्पेंसेशन पॉलिसी फॉर्म करने के लिए। तो TISS ने लगभग 6 महीने स्टडी किया, स्टडी करके एक कॉम्पेंसेशन पॉलिसी बनाई। उसके लिए हमने एक कमेटी फॉर्म किया था, वो कमेटी ने अप्रूवल दिया और उसके हिसाब से इनको टोटल 1343
लोगों का सर्वे किया, लोगों का उन्होंने लिस्ट बनाया, इतना लोग इसमें बाधित हो रहे हैं, इम्पैक्ट आ रहे हैं। हाँ। तो उनका हर एक का उन्होंने, जो बोट ओनर है, बोट में भी मैकेनाइज्ड बोट रहेगा तो सिंगल सिलेंडर, डबल सिलेंडर, ऐसा 6 सिलेंडर तक का बोट्स है। नॉन मैकेनाइज्ड बोट है ना, होड़ी, देन वो बोट के ऊपर काम करते हैं, जैसा तांडेल, खलासी, फिश सेलर है, देन हैंड पिकर है, जो हाथ से किनारे पे पहले मच्छी पकड़ते थे, और ये दूसरा एक कास्ट नेट वाले एक रहते हैं, वो किनारे पे मच्छी मारी करते हैं। ये सब कैटेगरी वाइज उन्होंने हर एक को हर साल कितना नुकसान हो रहा है उसका एक पैकेज बनाया जी। उसके हिसाब से हमने उनको, हमारा प्रोजेक्ट जब भी चालू हो गया अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2022 का 4 साल का विथ 8% इंटरेस्ट पैसा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी। कमाल सर। अभी खाली अक्टूबर 22 से अभी जब मरीन वर्क्स हमारा मई तक जो पूरा हो गया, ये मई तक, तो 1-1.5 साल का और देना बाकी है, वो भी प्रोसेस में जी। तो लगभग इनको सब मिला के लगभग 150 करोड़ का कॉम्पेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो। अब इनका बिजनेस बैक टू यूजुअल आ चुका है, जैसा था वैसा? यस, ऑलमोस्ट नॉर्मल जी। खाली उसमें जो 2 कैटेगरी थे ना, जो हैंड पिकर थे किनारे में मच्छी करते थे, और कास्टनेट वाले, इनका जो प्रोफेशन था वो ऑलमोस्ट वैनिश हो गए जी। इसके लिए उनको हम लोग 10 साल का कॉम्पेंसेशन। अच्छा, इनको 10 साल तक कॉम्पेंसेशन मिलेगा? 10 साल तक। बाकी लोगों के लिए प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक है जी, बट ये जो 2 कैटेगरी है इसके लिए 10 साल का पैकेज हम दे रहे हैं, ताकि वो लोग दूसरा बिजनेस में शिफ्ट हो सके। सर, एक आम आदमी के जीवन में किस तरह का इम्पैक्ट आया है? इकोनॉमिक तो बाद में समझेंगे सर, पहले तो टाइम को समझते हैं। हाँ, क्योंकि सर मैं बॉम्बे 10 साल रहा हूँ, मुंबई 10 साल रहा हूँ। मुंबई में समय बहुत बड़ी एक करेंसी है सर, समय बचा पाना बहुत बड़ी लग्जरी है। आप लोगों ने बहुत कमाल का काम कर दिया सर। किस तरह का इम्पैक्ट आया है सर? तो ये जो हमारा कोस्टल रोड अभी चालू हो गया, इसकी वजह से टाइम में ऑलमोस्ट 70 to 80% सेविंग हो रहा है। तो लोग जो पहले वर्ली से मरीन ड्राइव पहुंचना चाहते थे, उनको लगभग 50 मिनट 1 घंटा तो लगता था। अभी वो लोग 10 या 12 मिनट में वो बांद्रा टोल नाका पहुंच जाते हैं मरीन ड्राइव से। इवन हमारे पास काफी वीडियो भी आया है, जो घड़ी लगा के 12 मिनट में देव मरीन ड्राइव से वो लोग बांद्रा का टोल प्लाजा में पहुंच गए। कमाल। हाँ, ये लोगों ने हमको बताया। और ये क्या हो, स्पीड लिमिट लगाई गई है? स्पीड लिमिट अभी क्या हो गया, बाजू में काम चालू है हमारा, टिल प्रोमिनेट बना रहे, अंडर पासेस बन रहे। क्योंकि हमारा देखिए, आपने अगर रोड का क्रॉस सेक्शन अगर देखा होगा तो कैसा है, समुद्र के साइड से अगर आते हैं तो पहला आता है हमारा समुद्री सी वॉल जी। सी वॉल के बाद आता है 20 मीटर का प्रोमिनेट जी, यानी 200 फीट 60 फीट का प्रोमिनेट जी। उसके बाद आता है एक मरीन ड्राइव से ओरली जाने वाला कैरेज वे 4 लेन जी, 17 मीटर जी। उसके बाद आता है 11 मीटर का डिवाइडर मीडियन जी। तो उसके बाद 17 मीटर का कैरेज वे ओरली से मरीन ड्राइव जाने के उल्टा साइड। ये होने के बाद जो जगह बचते हैं उसमें हम लोग पार्क बना रहे हैं जी। तो ये पार्क में से प्रोमिनेट जाने के लिए रोड तो क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल है पूरा। तो उसके लिए हमने 20 जगह पे अंडर पासेस दिए, नीचे से आप जा सकते हैं, और वो डिसेबल फ्रेंडली भी, उसके ऊपर रैम्प भी रहेगा, स्टेयरकेस भी रहेगा। अच्छा, तो व्हील चेयर भी जा सकते हैं उसके अंदर। तो ये 20 जगह पे दिया हमने। तो उसका काम भी चालू है, और प्रोमिनेट का काम चालू है। बाकी ट्रैफिक चालू हो गया, इसके लिए अभी 100 का हमारा स्पीड लिमिट है, बट हमने अभी जो प्लेन रोड है उसके ऊपर 80 रखा है, टनल के अंदर 60 रखा है, और जो इंटरचेंज आर्म्स है वो काफ़ी बड़े हैं, बट कर्वेचर बहुत है उसमें, तो उधर 40 रखा है। सर, ये एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखिए, रोडें तो बनती हैं सर, रोड्स बनती रहती हैं, गाड़ियां बढ़ती रहती हैं। आज जो रोड खाली है, कल वो फिर कंजेस्टेड हो जाएगी सर। इस बारे में कुछ सोचा गया है सर कि इसके आगे हम क्या प्लान करेंगे, ये इस और कितना समय लगेगा आप लोगों की स्टडी के हिसाब से कि यार इतने समय के अंदर ये इसका ये स्टडी जो ट्रैफिक स्टडी हमने बनाया था, तो इसमें 2014 में स्टडी हुआ था। उन्होंने ये रोड का जो अभी 4 लेन सजेस्ट किया है, अभी 4 लेन की जरूरत ही नहीं, जो ट्रैफिक चलते हैं 2 लेन में चलते हैं। तो ये 2044 यानी 2044 में इसका लेवल ऑफ सर्विस है ना, कैटेगरी सी में आ जाएगा, यानी कंजेशन आ जाएगा, चलेगा जी, बट कंजेशन आ जाएगा। उसको हम सर्विस लेवल सी बोलते हैं, ABC। अभी ये चल रहा है A के भी ऊपर है, अभी उसका 2 लेन का जरूरत है, उधर हम लोग 4 लेन बनाए। सर, एक बार ये समझा दीजिए, सर्विस लेवल A, B और C में क्या होता है, अंतर क्या होता है? ये लेवल में ने वो ट्रैफिक एकदम फास्ट चला जाते हैं, स्मूथ है। हाँ, B लेवल में थोड़ा सा हल्का सा कंजेशन, यानी फुल चलते हैं, 4 लेन आपके फुल चलेंगे। C लेवल में ने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, यानी वो उसका लेवल ऑफ। हाँ, सर, एक बार ये समझा दीजिए कि
कोई एग्जांपल कि बांद्रा वर्ली सीलिंग ए लेवल है अभी भी? अभी ये लेवल है। अभी ए लेवल है। बी अभी लेवल आप बांद्रा के आगे जाएंगे ना, हाँ। अभी वो बी या सी में है। अच्छा क्योंकि अभी ट्रैफिक क्या होता है, पहले धीरे 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 चला जाता था, जी 7-8 सिग्नल क्रॉस करके। जी अभी कोई सिग्नल नहीं, मरीन ड्राइव से छुटता है वो सीधा बांद्रा टोल नाके पे जाके लैंड हो जाता है। जी फिर इसीलिए इधर का जो 10 टाइम बचता है, 50 मिनट 40 मिनट, जी वो आगे उनको उतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जी जी और वो भी थोड़ा दिन में सॉल्व हो जाएगा। solve हो जाएगा। जब भी बांद्रा टू वर्सोवा सी लिंक हो जाएगा, देन वर्सोवा टू दहीसर कोस्टल रोड हो जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 2044 में हाँ ये ए से सी लेवल में आ चुका होगा, हाँ ये कोस्टल रोड भी। हाँ, ऐसा प्रेडिक्शन है। जी हाँ, तो फिर क्या करेंगे सर तब? तब क्या, और दूसरा कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। ऐसा। क्या बात है। तो सही- बट तब तक और भी अदर फैक्टर्स है। ऐसा है कि काफ़ी मेट्रोज का भी नेटवर्क चालू है जी मुंबई जी में। जी तो लगभग मेरे ख्याल से 370 किलोमीटर का जी काम चालू है मेट्रो का। जी वो होने के बाद भी पब्लिक उसके ऊपर भी काफी dependent मतलब होगी। डाइवर्ट हो जाएंगे, जी तो कार यूज़ करना पब्लिक कम करेगी। जी। कि इतना अगर मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मजबूत है हम्म, और कंफर्टेबल है हम्म, और अफोर्डेबल है, हम्म, तो शायद लोग कार को यूज़ करना छोड़ दें, मतलब कम करेंगे। जी। ऐसा भी हो सकता है। सर जिस शहर में हम लोग रहते हैं, मतलब मुंबई के अंदर, यहाँ ट्रैफिक एक अलग ही प्रकार का एक की समस्या है। हाँ, आप लोग इतनी कमाल की चीज जब बना रहे हैं, तो ट्रैफिक का कोई ऐसा बिहेवियर सर जो आपको दिमाग में आता है जो पिछले कुछ समय से चेंज हुआ, ऐसा कुछ आता है सर दिमाग के अंदर? ऐसा अभी भी नहीं है, क्योंकि सवेरे नॉर्थ टू साउथ जाता है, जी शाम को South to north। साउथ टू नॉर्थ जी। जाता है। वही पैटर्न अभी भी है। जी शायद अभी अगर कुछ अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे किधर कुछ भूमि पूजन के लिए, जी इनॉग्रेशन के लिए। जी अभी शायद कोर्ट उधर आगे शिफ्ट हो रहा है, किधर जी। बीकेसी में शिफ्ट हो रहा है। ठीक। वो अगर शिफ्ट होने के बाद एक ट्रैफिक पैटर्न में काफ़ी चेंज होगा। अच्छा, काफी कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप हॉलीडेज में कोर्ट को जब भी छुट्टी रहते हैं ना, हम्म, तभी देखेंगे ना, हम्म, ये जो ईस्टर्न फ्रीवे है हम्म, या वेस्टर्न फ्रीवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, हाँ। इसके ऊपर का ट्रैफिक है ना, लगभग 30 से 40% कम हो जाता है। सर इतना इम्पैक्ट है कोर्ट का ट्रैफिक पे? क्योंकि देखिए कोर्ट में आने वाले लॉयर्स हैं, हाँ क्लाइंट है। देखिए एक केस में हम्म, आप पिटिशनर है, मैं रिस्पोंडेंट हूँ, जी मैं अकेला नहीं आता है, जी आपके साथ और 2 आदमी रहेंगे, जी मेरे साथ और 2 आदमी रहेंगे, जी आपके लॉयर रहेंगे, मेरे लॉयर सीनियर लॉयर अलग, जी उनके जूनियर लॉयर, हाँ, उनका क्लर्क, जी अटेंडेंट, जी ऐसा ये सब लवा जमा रहता है। ये सब तो इधर रहते नहीं है, सब उधर नॉर्थ में रहते हैं। सवेरे साउथ आते हैं, फिर शाम को नॉर्थ जाते हैं। एक पैटर्न है। और मंत्रालय, सर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, किस तरह से ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला है कोस्टल रोड? हालांकि समय बचेगा तो पैसा तो बढ़ेगा ही, तो वो Yeah. किस तरह से, उसके ऊपर कोई ऐसी इसका आपको एक insight हो? हमने जो ट्रैफिक स्टडी में आपको बोला, मैं 70% टाइम सेविंग एक हमने कैलकुलेट किया था, हम्म, और उसका रिलेटिव हम्म, 35% का फ्यूल सेविंग में हो जाएगा। आदमी का हाँ, बचेगा। हाँ। जी और आपका एक मेन है पोल्यूशन कम हो जाएगा। जी व्हीकल की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ता है वो कम हो जाएगा। जी फिर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप फैमिली के लिए ज़्यादा समय दे पाएंगे जी या अलग कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। जी ये ऐसा कर, और ये होने के बाद, ये गार्डन वगैरह बनने के बाद काफ़ी उसमें एक्टिविटीज़ रहेंगे, बिल्कुल। उसकी वजह से लोगों को तो Lifestyle अच्छी होगी। एम्प्लॉयमेंट भी अवेलेबल होगा। जी अभी जब भी हमारा काम चालू है, अभी वर्कर्स तो काम करने में ठीक है, कोई बाहर से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, बट उसके अलावा भी बाकी बहुत लोगों को काम नहीं मिला है। जैसे लोकल स्किल यानी हाईली प्रोफेशनल को छोड़ के भी बाकी और भी काम काफ़ी है। जैसे टेक्नीशियंस है, सिक्योरिटीज़ है, व्हीकल वेंडर्स है, व्हीकल चलाने वाले हैं, तो काफ़ी लगभग नहीं आप ये करेंगे तो भी लगभग 40-50 हज़ार लोगों को अभी फिलहाल 2018 से वो लोग इधर काम कर रहे हैं। आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है सर इस प्रोजेक्ट के बारे में? आपको कैसा महसूस होता है जब आप इस प्रोजेक्ट के से एसोसिएटेड रहे, वो भी इतनी ऊंची पोस्ट पर एसोसिएटेड रहे? आपकी पर्सनल फीलिंग क्या रहती है सर? नहीं, बहुत अच्छा लगा, मतलब सेटिस्फेक्शन लगता है, जॉब सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं ना, कि जी। हम लोग एक प्रोजेक्ट जो 2016-17 में आपने ड्रीम किया और वो आज रियल में आ गया, इतना कम समय में और इतना अच्छे तरीके से, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी ये, हम लोग इसको अच्छे तरह से कर सके और वो देख सके। दैट इज द क्या बोलते हैं बेस्ट कमाल है सर। हाँ मोमेंट इन द लाइफ। सर टनल में कुछ रहता है सर, टनल के बारे में और कुछ जानना जरूरी है? यूटिलिटी टनल एक आपने Yes. बनाई, सेफ्टी के बारे में आप बताएंगे सर? यस बताता हूँ। जी। टनल में ना, टनल के नीचे हमने 3 मीटर बाय 2 मीटर, 3 मीटर वाइड एंड 1 मीटर 2 मीटर डेप्थ का यूटिलिटी बॉक्स बनाए। जी वो आप जो अभी गाड़ी चलती है उसके नीचे, जी
तो इसमें से पूरा यूटिलिटी जो है हमारा केबल्स है, फायर हाइड्रेंट के पाइपलाइंस है, वो सब उसमें से पास होते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक पावर केबल्स जी। सब उसमें से जाती है। जी तो इसके लिए ऊपर ऊपर हमारे लिए ज़्यादा कुछ स्पेस की ज़रूरत नहीं। ठीक है। और ये एक हो गया। दूसरा इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट ऐसा किया है हाँ, कि जो हमारा ये 3.5 किलोमीटर का टनल है, इसमें एवरी 300 मीटर बोथ टनल्स आर कनेक्टेड थ्रू क्रॉस पैसेजेस, उसको हम क्रॉस पैसेज बोलते हैं। और छोटा टनल है, दोनों टनल को कनेक्ट करता है। तो उसमें से 10 में से 6 जो है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है। अच्छा इमरजेंसी के टाइम पे आप अपना गाड़ी छोड़ के हाँ। दूसरा जो ये नॉन इंसिडेंट टनल है जी वो टनल में चला जा सकता है। जी। और 4 जो उसमें से क्रॉस पैसेज है उसमें से व्हीकल भी जा सकते हैं। ये सेफ्टी उसमें एस्पेक्ट किया है। सर जब ये कोस्टल रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हाँ। नॉर्थ साउथ सब कुछ हो जाएगा सर, हाँ। जब सब कुछ बंद पड़ेगा तो एक आदमी के समय में किस तरह का इम्पैक्ट आएगा सर, एंड टू एंड, अगर वो कोई प्रोटेक्शन है सर इस बारे में? वही टाइम सेविंग है 70% जी और फ्यूल सेविंग है 35%। 35%। जी और उसके अलावा भी और भी है। आप एक अलग एरिया से जाएंगे, बाजू जी। में गार्डन रहेगा, सुंदर इतना। बाजू में प्रोमिनेंट रहेगा, ये साइड में गार्डन रहेगा। जी आपको मतलब ऐसा अभी भी लोग बोलते हैं कि हम लोगों को लगता नहीं मुंबई में आए हैं। विजुअली बहुत ही हाँ, कमाल का है सर। बहुत चेंजेस हो रहे हैं। सर मुंबई में रहते हुए, मुंबई में होने के बाद, जब आपके साथ पॉडकास्ट करने से, बहुत पॉडकास्ट मैंने किए हैं सर, पता नहीं क्यों इस पॉडकास्ट में एक सुकून बहुत ज्यादा है। क्योंकि मुंबई में जो आदमी रहता है वो यहाँ जब वो कहीं निकलता है चलता है तो उसके दिमाग में थॉट रहता है कि यार कितने बजे पहुंचूंगा, कितना समय लगेगा, ट्रैफिक में तो नहीं फंसूंगा। जो लोग कर सकते हैं अफोर्ड, उन्होंने तो सुबह और पीक आवर्स में निकलना ही छोड़ दिया है। हाँ। बट आपका ये पॉडकास्ट सुनकर सर मन को सुकून बहुत पहुंचता है। लगता है कि काफी चीजें बदलने वाली है और कुछ समय ऐसा आएगा जो हम बहुत खूबसूरती से जीवन को बिताएंगे। तो सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया देश को इतना कमाल का प्रोजेक्ट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना काम इतनी ईमानदारी से करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।